अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू मास्टर इन टेस्ट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपकी तैयारी करवाई जाती है बोर्ड के मुताबिक। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8, जो कि एक पोइम है जिसका नाम है पीस और जिसे लिखा है डॉक्टर हार्टमैन ने। तो डॉक्टर हार्टमैन के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दूं आपको कि ये एक ब्रिटिश राइटर भी हैं और पोइटिस्ट भी हैं। पोइम जो पीस इन्होंने लिखी है, इसके अंदर उन्होंने विंड के दोनों रुखों की बात की है और साथ में वही कह रही कि नेचर की जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो हवा है, पानी है, माउंटेन्स हैं, वाटर है, लाइट, जो भी है, इनके दो दो साइडें, जैसे हम कहते हैं ना कि एक तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक अच्छा रुख होता है, एक बुरा रुख होता है। तो इसी तरह की बात उन्होंने इस पोएम के दौरान की है कि जब हवा गुस्से में होती है तो स्टॉर्म की शक्ल में आती है, वो चीज़ों को तबाह बर्बाद कर देती है। जबकि ये असल में सच नहीं है। हवा का एक दूसरा रुख भी है जो कि जेंटल और कूल है, जिससे वो दरख्तों को, पत्तों को और जानदारों को, इंसानों तक को जो है ना वो ज़िंदगी देती है। तो आज की जो पोएम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस हिसाब से भी कि पोएम में से या तो आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे स्टेंजा के, या आपको आएगी पैराफ्रेजिंग। और दूसरे जितने भी ग्रामर के पार्ट इसमें यूज हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू जितने भी बन के आ रहे होते हैं वो इन्हीं पार्ट्स के अंदर से बन के आ रहे होते हैं। तो इससे पहले कि हम पोएम स्टार्ट करें, इसकी वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको आउटलाइन बता देती हूँ। सबसे पहले हम करेंगे पैराफ्रेजिंग ऑफ द स्टेंजा, उसके बाद हम समरी करेंगे और तीन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वोकैबुलरी का, फिर हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन करेंगे और लास्ट में हम करेंगे ग्रामर। तो तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडी हो जाइए, अपनी बुक्स तैयार कर लें और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैराफ्रेजिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टेंजास की लाइंस का मीनिंग आपको समझाऊंगी, फिर पैराफ्रेजिंग हम करेंगे और उसके बाद जो साइड बॉक्सेस में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स करेंगे हम, ठीक है। तो अब हम स्टेंजा 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेंजा 1 में जो डॉक्टर हार्टमैन है वो क्या कहती हैं? द विंड इज नाउ, हवा अब हवा है। रॉरिंग, एक गुर्राती हुई। स्मैशिंग, तोड़ती फोड़ती हुई। मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, मॉन्स्टर बला को कहते हैं, डिस्ट्रक्शन तबाही को। तबाही फैलाने वाली एक बला है जो चीज़ों को जो गुर्रा रही है और चीज़ों को तोड़ फोड़ रही है। रैकिंग ऑल मेंस वर्क फ्रॉम द वैलीज, और रैकिंग रैकिंग होता है खुरचना, उठा लेना, ठीक है। इंसान के किए जितने भी काम है, फ्रॉम द वैलीज, वादियों में से, फ्रॉम द वेल्स, वेल्स जो है सब्ज़ारों को कहते हैं, सब्ज़ारों में से, एंड सेंड्स देम स्पिनिंग, और उन तमाम चीज़ों को घुमा के रख देती है। स्पिनिंग होता है घुमाना, गोल गोल घुमाना। एंड ब्रोकन फ्लाई, और उन्हें तोड़ फोड़ कर उड़ा देती है। तो इस स्टेंजा में जो पोइटेस हैं वो हमें हवा का, जो विंड का जो एक डिस्ट्रक्टिव रूप है, जो तबाही फैलाने वाला रूप है, उसके बारे में मैं बता रही हैं कि जब हवा गुस्से में होती है तो वो इंसान की बनाई हुई तमाम चीज़ों को खेड़ देती है, उठा लेती है, स्पिनिंग करती है घुमा के, और उनको तबाह बर्बाद कर देती है। तो इस स्टेंजा की हम पैराफ्रेजिंग लिखेंगे कि इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज, इस स्टेंजा में जो पोएट हैं, जो शायरा हैं, वो ये कहती हैं कि दैट द फोर्सफुल विंड इज स्मैशिंग। फोर्सफुल होती है ताकतवर, ठीक है ना। जब हवा गुस्से में आती है तो वो ताकतवर हो जाती है, ठीक है। द फोर्सफुल विंड इज स्मैशिंग, ताकतवर हवा जो है स्मैश कर रही है, हर चीज़ को उठा रही है, पटक रही है। एवरीथिंग, हर चीज़ को, इन इट्स पाथ, जो भी चीज़ उसके रास्ते में आ रही है, गुस्से से भरी हुई हवा जो है उसको उठा के पटक रही है। थिंग्स बिल्ट बाय मैन, और वो चीज़ें जो इंसान ने बनाई हैं, आर बीइंग डैश्ड टू पीसेस, वो तमाम चीज़ें जो जो इंसान ने बनाई हैं, डैश टू पीसेस यानी टुकड़ों में तब्दील हो रही हैं। और द ब्रोकन पीसेस आर फ्लाइंग इन द एयर, और टूटे हुए जो टुकड़े हैं, ब्रोकन पीसेस टूटे हुए टुकड़े, आर फ्लाइंग उड़ रहे हैं हवा में। तो इस स्टेंजा में पोएट हवा का जो है, विंड का डिस्ट्रक्टिव रूप, उसका रुख के बारे में बात कर रही हैं कि जैसे हवा गुस्से में होती है तो तबाही फेर देती है, एक बला के तौर पे उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इस स्टेंजा का जो क्वेश्चन इन बॉक्स हमें दिया हुआ है वो ये है कि वाई इज विंड कंपेयर टू अ मास्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, हवा को मास्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन से क्यों कंपेयर किया गया है। तो इस क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया, साथ आंसर इसका लिखा है कि हवा को, वाई इज विंड कंपेयर्ड, हवा को कंपेयर क्यों किया गया है टू द मास्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, मास्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन से, यानी तबाही फैलाने वाली बला से हवा को क्यों कंपेयर किया है पोइटस ने। तो द आंसर इसका लिखेंगे, द विंड हैज बीन कंपेयर टू मास्टर, जो हवा है उसको जो पोइटस है उन्होंने कंपेयर किया है
एक मॉन्स्टर से, एक बला से, बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज, क्योंकि तबाह कर देती है एवरीथिंग अराउंड, अपने आसपास या अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को हवा तबाह कर देती है। इसलिए पोइट्स ने हवा को एक मॉन्स्टर से तशबीह दी है, उसको कंपेयर किया एक मॉन्स्टर के साथ। स्टेंजा नंबर 2 में डॉक्टर हार्टमैन कहते हैं, बट ऑल ऑफ दैट इज, लेकिन ये सब कुछ, नॉट इट्स कोर, इसकी सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है। कोर होता है हकीकत होना या मरकज होना। इस सेंटर इज इन ट्रुथ, इसकी जो सच्चाई जो है वो इस हकीकत में है। एटर्नल स्टिलनेस, एटर्नल हमेशा, स्टिलनेस होता है खामोशी, सकूत, तो हमेशा कायम रहने वाली खामोशी में है इसकी सच्चाई। ब्लू, ब्राइट ब्लू स्काईज, नीले, जैसे कि नीले चमकदार आसमान, तो हमेशा हम यही देखते हैं कि खामोशी है और नीला आसमान है और हर चीज़ स्मूथ है। तो हवा का जो डिस्ट्रक्टिव रोल है वो तो हम बहुत कम ही देखते हैं, कभी कभार ही देखते हैं। तो पोइट्स भी यही बात कह रही हैं कि अगर हवा चीज़ों को उठाती है, पटकती है और वो एक मॉन्स्टर की शक्ल में आती है, तो ये इसकी सच्चाई नहीं है। तो उसके बाद क्या कह रही है, एंड ऑल यू हेयर, और जो कुछ भी तुम सुनते हो, आर जेंटल विस्पर्स, ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि धीमी धीमी सरगोशियां हैं। ठीक है, सरगोशियां विस्पर्स को कहते हैं। फार अवे, दूर कहीं, एंड अनइम्पॉर्टेंट, और जो कि गैर जरूरी हैं। तो इसकी पैराफ्रेजिंग इस स्टैंजा की हम लिखेंगे कि नॉट एवरीथिंग, हर चीज जो नहीं बयान की गई, विच हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड, जो कि पहले ही डिस्क्राइब कर दी गई है, हर वो चीज़ जो कि पहले डिस्क्राइब कर दी गई है, इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, वो अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, सच्चाई नहीं है, वो हकीकत नहीं है। द ट्रूथ इज़ फाउंड इन डेप्थ ऑफ दीज थिंग, और सच्चाई कहाँ मिलती है, हमें इन चीज़ों की गहराई में जाकर मिलती है। वट एवर यू लुक और हेयर, जो कुछ भी तुम देखते हो या सुनते हो, इट जस्ट लाइक ए जेंटल विस्पर्स, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि धीमी सरगोशियाँ। विच आर फार अवे फ्रॉम ट्रूथ, जो कि सच्चाई से बहुत ज़्यादा दूर हैं, आर एंड हैव नो इम्पोर्टेंस, और उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, इसी स्टेंजा के साथ हमें इनबॉक्स में जो क्वेश्चन मिलता है वो है, एक्सप्लेन इट्स सेंटर इन इट्स ट्रूथ। तो ये एक लाइन है स्टेंजा की कि इट्स सेंटर इज इन ट्रूथ को एक्सप्लेन करना है हमने, इसका मतलब क्या है। तो आंसर हम इसका लिखेंगे, द पोएटस सेज, जो पोएटस है वो कहती हैं, दैट द विंड कैन बी डिस्ट्रक्टिव, हवा जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, यानी वो तबाही फैला सकती है, बट दैट इज नॉट इट्स ट्रू फेस, तो ये उसका हवा का सच्चा फेस यानी ट्रू फेस नहीं है कि वो हर वक्त तबाही फैलाती रहती है। द ट्रूथ इज दैट, सच्चाई ये है कि इट जस्ट अ पार्ट ऑफ नेचर, कि जो तबाही फैलाने वाला जो रूप है हवा का, ये बिल्कुल एक नेचर का जो ना पार्ट है, एक फितरत का एक हिस्सा है। नीदर अ मॉन्स्टर, ना तो वो कोई मॉन्स्टर है, जब हवा रेज में होती है, गुस्से में होती है, जिसको हम जिसको पोइटस ने यहाँ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन कह के बताया है हमें। तो अब इसका आंसर ये है कि वो ना तो इस रूप में कोई मॉन्स्टर है और ना ही कोई नॉर एन एंजल, ना ही वो कोई फरिश्ता है। तो हवा जो है ना तो कोई मॉन्स्टर है, ना ही कोई फरिश्ता है, बल्कि ये एक पार्ट ऑफ नेचर है। तो हमें इसको सच्चाई जो है इस बात की, वो इस चीज़ के अंदर है कि हवा का जो ये दोनों रुख हैं, तबाही फैलाने वाला भी और कूल और जेंटल वाला भी, दोनों जो है ये नेचर का एक पार्ट है। अच्छा बच्चों, साथ ही पैराफ्रेजिंग की हम समरी डिस्कस कर लेते हैं ताकि समझने में मज़ीद आसानी हो। तो समरी पोइम की ये है कि दिस पोइम इज रिटन बाय ब्रिटिश राइटर एंड पोएट डॉक्टर हार्टमैन। अच्छा, ये जो पोइम है, ये पोइम जो हमारी पीस है, ये डॉक्टर हार्टमैन ने लिखी है। ये ब्रिटिश राइटर भी थी और पोएट भी थी, पोएट्री भी करती थी, राइटर लिखा भी करती थी। अभी कब पैदा हुई, बॉर्न इन 1959, 1959 में पैदा हुई। द पोएम इज अबाउट डुअलिटी ऑफ नेचर, डुअलिटी होता है दो रुख होना, ये दो नेचर के, फितरत के दो रुख होने के बारे में ये पोएम लिखी गई है। द पोएट सेज, अब पोएट कहती हैं, दैट एवरी फोर्स ऑफ नेचर, कि फितरत की जितनी भी ताकतें हैं, हैज़ टू साइड्स, उनकी दो साइड्स हैं, दो रुख हैं उनके। वन इज टेरिफाइंग, एक खौफजदा करने वाला है, एंड डिस्ट्रक्टिव, और तबाही कर फेरने वाला है। एक जो रुख है फितरत का वो डराता है हमें, और उससे हमें हमें ये देखते हैं कि वो तबाही फेरता है, डिस्ट्रक्टिव है। द अदर इज जेंटल एंड ब्यूटीफुल, जबकि दूसरी जो साइड है उसकी जेंटल है और ब्यूटीफुल, खूबसूरत है। वी कैन नॉट अप्रिशिएट वन विदाउट गोइंग थ्रू द अदर, हम एक को अप्रिशिएट नहीं कर सकते जब तक कि हम दूसरे का तजुर्बा ना कर लें, दूसरे को जान ना लें।
तो वी कैन नॉट एंजॉय द पीस, हम पीस को, अमन को एंजॉय नहीं कर सकते इफ वी हैव नॉट गॉन थ्रू द स्टॉर्म। जब तक कि हम तूफान का सामना नहीं कर लेते तब तक हमें अमन का मीनिंग समझ नहीं आएंगे। नेचर टीचेस अस लेसन थ्रू विंड, वाटर, माउंटेन एंड लाइट। अब फितरत जो है हमें सबक सिखाती है, लेसन देती है, वो किन के जरिए से देती है? हवा के जरिए से, पानी, माउंटेन्स, पहाड़ों के जरिए से, और लाइट, रोशनी के जरिए से। विंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म, जब विंड स्टॉर्म की शक्ल में होती है, एक तूफान की शक्ल में होती है, स्मैशेस एवरीथिंग, हर चीज को तबाह कर देती है। बट व्हेन इट्स जेंटल एंड कूल, जब ये नर्म होती है और ठंडी होती है, इट गिव्स लाइफ टू बर्ड्स, ये पौधों को लाइफ, जिंदगी देती है, बर्ड्स को, परिंदों को, ह्यूमंस और इंसानों को। ये पौधों, परिंदों और इंसानों को ये तब जिंदगी देती है। द सेम कैन बी सेड अबाउट ह्यूमंस, इस यही बात हम इंसानों के बारे में भी कह सकते हैं। यू कैन नॉट फॉर्म एनी ओपिनियन अबाउट अ पर्सन, आप जो है किसी भी इंसान के बारे में अपनी राय कायम नहीं कर सकते उसकी एक दो आदतों को देखकर। हम उसके बारे में, किसी भी इंसान के बारे में हमें राय नहीं कायम करनी चाहिए, ना ही हम कर सकते हैं। वी हैव टू बी पेशेंट, हमें क्या है, पेशेंट, हमें सब्र और हौसले के साथ रहना है, एंड परसिस्टेंस, और हमें मुस्तकिल मिजाज रहना है, टू अनकवर द ट्रुथ अबाउट थिंग, ताकि चीज़ों के बारे में जो सच है वो हम उनको डिस्कवर कर लें। तो ये थी हमारी समरी पोएम द पीस की। सेंट्रल आइडिया या थीम जो है पोएम की एक ही चीज़ होती है, चाहे वो थीम के नाम से आ जाए, चाहे आपको सेंट्रल आइडिया के नाम से आ जाए। तो पीस का सेंट्रल आइडिया या हम थीम लिखेंगे कि वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉर्म टू एंजॉय पीस, हमें पीस को एंजॉय करने के लिए ज़रूरी है कि हम स्टॉर्म का, या तूफान का सामना करें। नेचर टीच अस लेसन थ्रू विंड, वाटर, माउंटेन एंड लाइट, फितरत जो है हमें लेसन देती है हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, लाइट के ज़रिए, माउंटेन्स के ज़रिए। विंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म स्मैशेस एवरीथिंग, विंड, हवा जो है जब वो स्टॉर्म की शक्ल में होती है, तूफान की शक्ल में होती है, तो तमाम चीज़ों को स्मैश कर देती है, फना कर देती है। व्हेन इट इज़ इन जेंटल, व्हेन इट इज़ जेंटल एंड कूल, जब ये जेंटल या कूल होती है, तो गिव्स लाइफ टू द बर्ड्स एंड ह्यूमन, तो ये बर्ड्स को और ह्यूमंस को जिंदगी देती है। तो ये वही चीज़ है जो हमने समरी में थोड़ी डिटेल पढ़ी है, और सेंट्रल आइडिया शॉर्ट होता है तो इसके अंदर हमने इसको शॉर्ट करके लिख दिया है। अब आप ये हैरान होंगे कि मैंने समरी भी आपको लिखवाई है और हमने डिस्कस किया है सेंट्रल आइडिया को भी, थीम को भी। तो ये एक राज की बात है जो एंड में आपको पता चलेगी कि मैंने दोनों चीज़ें क्यों लिखवाई हैं। यूनिट नंबर 8, पीस, जिसे लिखा है डॉक्टर हार्टमैन ने। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट वोकैबुलरी का, और एक्सरसाइज ये है हमारे पास। क्वेश्चन एक्सरसाइज ए का, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। तो ये जो हमें वर्ड्स के मीनिंग इन्होंने दिए हैं, इनके वर्ड्स हमने पोएम में से पिक आउट करने हैं। तो नंबर ए जो है हमारे पास क्या कह रहे हैं, एक्सट्रीमली नॉइजी। तो यहाँ पे रॉरिंग का वर्ड यूज हुआ है एक्सट्रीमली नॉइजी के लिए पोएम में। बी है टू बी टेकन वायलेंटली एंड नॉइजली इनटू पीसेस, किसी भी चीज़ को गुस्से के साथ और बहुत शोर शराबे के साथ टुकड़ों में तब्दील कर देना। तो ये वर्ड इसके लिए यूज हुआ है स्मैशिंग। सी है टू मेक समथिंग लेवल बाय यूजिंग अ रेक। तो रेक को यूज करते हुए किसी भी चीज को लेवल कर देना, ग्राउंड के साथ लगा देना, तो उसके लिए रेकिंग का वर्ड यूज हुआ है पोएम में। और उसके बाद डी है हमारा, टू मेक समथिंग टर्न रैपिडली राउंड एंड राउंड सेंट्रल पॉइंट। एक सेंट्रल पॉइंट पे किसी चीज को बहुत तेजी के साथ जो है घुमा देना, तो इसके लिए वर्ड यूज हुआ है पोएम में स्पिनिंग का। सेंटेंस सी है हमारे पास, लास्टिंग है और एग्जिस्टिंग फॉर एवर, जो हमेशा के लिए रह जाए तो वो हो जाता है एटर्नल। एटर्नल का वर्ड हमारा पोएम में यूज हुआ है। लास्ट है टू स्पीक और से समथिंग क्वाइटली यूजिंग ओनली वंस ब्रेथ सो दैट ओनली द पीपल क्लोजेस्ट टू वन कैन हियर, कि इतनी खामोशी के साथ बात की जाए कि सिर्फ जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं सिर्फ वही उसको सुन सके। तो इसके लिए पोएट ने जो वर्ड यूज किया है पोएम में वो है विस्पर्स का। ठीक है, तो सेंटेंस ए का मीनिंग है रॉरिंग, बी का स्मैशिंग, सी का रैकिंग, डी स्पिनिंग, ई एटर्नल, और लास्ट हमारा आ जाएगा एफ विस्पर्स का। ठीक है, ये एक्सरसाइज ए कंप्लीट होगी। अब एक्सरसाइज बी है कि गिव सिनोनिम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स।
तो यहाँ पे हमने सिनोनिम्स देने हैं, यानी मीनिंग हमने वर्ड्स के प्रोवाइड करने हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा रॉरिंग। रॉरिंग क्या होता है? ये नॉइज, शोर शराबा होता है, तो इसके लिए हम मीनिंग यूज करेंगे नॉइजी। उसके बाद सेकंड वर्ड है स्मैशिंग, इसका मीनिंग है शटरिंग। स्पिनिंग है थर्ड वर्ड, इसका मतलब है रोटेटिंग। स्टिलनेसनेस, स्टिलनेस होता है मोशनलेसनेस, और कोर होता है सेंटर। तो फर्स्ट वर्ड का मीनिंग हमारे पास आ जाएगा नॉइजी, उसके बाद शटर आ जाएगा सेकंड का, थर्ड का रोटेटिंग आ जाएगा, फोर्थ का मोशनलेसनेस आ जाएगा, और फाइव का सेंटर आ जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज सी है हमारे पास, विच वर्ड इन द ईच पेयर बिलो हैज द मोर पॉजिटिव कॉनोटेशन टू यू। कि ये दो पेयर में जो मीनिंग दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें जो ज्यादा पॉजिटिव कॉनोटेशन है उसको हमने सर्कल करना है, सर्कल योर आंसर्स, ठीक है। अब कॉनोटेशन क्या था? कॉन्टेक्चुअल मीनिंग थे ऐसे वर्ड जिनके साथ हमारे इमोशन जुड़े हों, और डेनोटेशन क्या था? डिक्शनरी मीनिंग थे, जो डिक्शनरी में किसी वर्ड का मीनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉनोटेशन की। तो फर्स्ट पेयर जो है हमारे पास वो थ्रिफ्टी है और पेनी पिंचिंग है। तो यहाँ पे थ्रिफ्टी जो है ये मोर पॉजिटिव कॉनोटेशन है। उसके बाद पुशी है और एग्रेसिव है, तो इनमें अग्रेसिव जो है ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है। उसके बाद पॉलिटिशियन है और स्टेट्समैन है, तो स्टेट्समैन जो है ये मोर पॉजिटिव है। उसके बाद शेफ है और कुक है, इसमें शेफ जो है मोर पॉजिटिव है। और लास्ट है सिलेंडर और स्किनी, इसमें सिलेंडर जो है ये ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। तो 1 पे हम लिखेंगे थ्रिफ्टी, 2 पे हम रखेंगे एग्रेसिव, 3 पे स्टेट्समैन, 4 पे हमारा शेफ आ जाएगा, और 5 पे हमारा आ जाएगा सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज डी करते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट कॉनोटेशंस। अगेन हम कॉनोटेशन पे ही बात करेंगे इस एक्सरसाइज में भी। तो सेंटेंस नंबर 1 है, विच वुड यू रादर बी कॉल्ड थ्रिफ्टी और चीप। आप क्या कहना पसंद करेंगे? चीप कहना पसंद करेंगे, थ्रिफ्टी कहना पसंद करेंगे? तो यहाँ हम लिखेंगे थ्रिफ्टी, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 है, विच इज मोर सीरियस। ज्यादा सीरियस क्या होता है? प्रॉब्लम होती है कि डिजास्टर होता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा डिजास्टर। नंबर 3 है, विच इज मोर पोलाइट। ज्यादा पोलाइट क्या है? सिपर ड्रिंक, घूंट घूंट करके पीना, या गल पिट और किसी चीज को हड़प कर जाना। तो यहाँ पे सिपर ड्रिंक जो है ये करेक्ट आंसर हमारा आएगा, मोर पॉजिटिव या एप्रोप्रिएट कॉनोटेशन कह लो इसको, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है, पेज नंबर 94, विच वुड यू बी इफ यू हैडंट ईटन फॉर सेवरल डेज। अगर आप बहुत ज्यादा दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो आप क्या होंगे? हंग्री होंगे आप, या स्टार्विंग होंगे? तो इसका आंसर आएगा स्टार्विंग, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 है, विच वुड यू बी रादर आफ्टर अ वॉक इन द मड। मड के अंदर अगर आप वॉक करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? फिल्दी हो जाएंगे, कि आप डर्टी हो जाएंगे? तो यहाँ हम लिखेंगे डर्टी, ठीक है। तो ये होगी एक्सरसाइज डी भी हमारी कंप्लीट। उसके बाद इसी पार्ट की लास्ट एक्सरसाइज है ई, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इडियम्स एंड फाइंड देयर उर्दू इक्विवेलेंट। तो हमें यहाँ पे जो इडियम दिए हैं इनका जो हमने मीनिंग है उर्दू में फाइंड आउट करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। इट इज ऑफ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब वो उर्दू में आपने इसका वो सुना है ना मीनिंग के, अब पछताए क्या हो गए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका ये मतलब है कि इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, कि जब चिड़िया खेत चुग जाए तो रोने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। उसके बाद डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो, यू कैन डू टुडे। जो आप आज कर सकते हो उसे कल पे मत छोड़ें। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? आज का काम कल पर मत छोड़ो, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन हमारे पास आ जाएगा, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। तो उर्दू में हम इसको बोलेंगे आसमान से गिरा खजूर में अटका। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आंख ओझल पहाड़ ओझल। उसके बाद लास्ट है हमारे पास, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये होगी हमारे वोकैबुलरी वाला पार्ट कंप्लीट। अब करेंगे रीडिंग कम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ इज विंड डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में विंड को कैसे डिस्क्राइब किया है? तो फर्स्ट स्टैंजा में विंड को एज अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है डिस्क्राइब किया है। तो आंसर में भी हम यही कुछ लिखेंगे, द विंड इज डिस्क्राइब्ड एज अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो हवा को जो डिस्क्राइब किया गया है वो एक तबाही फैलाने वाली बला के तौर पे किया है, विच इज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, जो कि हर चीज को तबाह कर रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विद व्हाट वर्ड इज कंपेयर्ड विद विद व्हाट विंड इज कंपेयर्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में विंड को किससे कंपेयर किया गया है? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 1 जो है ये सेम ही क्वेश्चन है, आंसर भी सेम ही इनका आएगा। तो यहाँ पे भी हम वही कुछ लिख देंगे, द विंड इज कंपेयर्ड विद द मॉन्स्टर इन द फर्स्ट स्टैंजा। तो फर्स्ट स्टैंजा में विंड को मॉन्स्टर कह के जो है ना डिस्क्राइब किया गया है, विंड के साथ कंपेयर किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज विंड डूइंग टू ऑल मेंस वर्क।
आदमी इंसान ने जो भी काम किए उनके साथ जो हवा है तेज वो क्या सलूक करती है जब वो गुस्से में होती है। तो इसका आंसर लिखेंगे द विंड इज डिस्ट्रॉइंग ऑल मेंस वर्क। तो विंड जो है आदमी के बनाए हुए तमाम कामों को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है, कर रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डज द सीन लुक लाइक व्हेन विंड इज स्टिल। जब विंड जो है स्टिल हो जाती है तो सीन जो है वो कैसा लगता है। तो जिस वक्त हवा तेज चलती है एक स्टॉर्म की शक्ल में आती है तो तबाही फेर के चली जाती है। और जिस वक्त हवा जो है नॉर्मल हो जाती है, जेंटल और कूल हो जाती है, तो हर जगह हमें अमन ही अमन नजर आता है, पीस नजर आता है। तो आंसर भी हम इसी तरह से लिखेंगे कि द सीन लुक्स ब्यूटीफुल। जब विंड जो है खामोश हो जाती है तो सीन जो है वो अच्छा लगने लग जाता है। व्हेन द विंड इज स्टिल, जब विंड स्टिल होती है तो हमें अपने इर्द गिर्द खूबसूरती भी नजर आती है और पीस भी नजर आता है। अब इसी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कंपैरिजन इज मेड इन द सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में क्या कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन द सेकंड स्टैंजा कंपैरिजन मेड इन द सेकंड स्टैंजा इज बिटवीन विंड विद स्टिलनेस। सेकंड स्टैंजा में जो कंपैरिजन किया है विंड का किसके साथ किया है, स्टिलनेस के साथ, खामोशी के साथ, मोशनलेसनेस के साथ किया है। एंड साउंड लाइक जेंटल विस्पर्स, और आवाजें जैसे कि जेंटल विस्पर्स हैं, सरगोशी हैं, उनके साथ जो है विंड को कंपेयर किया है पोएट ने। अच्छा ये बताइए कि चिप्स किस किस को अच्छे लगते हैं जो मम्मा घर में फ्राई करके देती हैं। सबको अच्छे लगते हैं ना। तो चिप्स का नाम लेते ही जो है आपके मुंह में पानी तो जरूर आ गया होगा और आपको आ, अपने दिमाग में एकदम से आपको उसकी तस्वीर भी नजर आ गई होगी कि भी हाँ आप गरम गरम चिप्स आ रहे हैं, मम्मा बना के दे रही हैं, हम खाएंगे। तो इसको कहते हैं इमेजरी। ठीक है, जब हम कोई डिटेल अपने माइंड में बना लेते हैं ना, किसी चीज़ की तस्वीर अपने जहन में बना लेते हैं तो एक खाका बना लेते हैं अपने जहन के अंदर, तो कहलाती है इंग्लिश में इमेजरी। इमेजरी जो है ये एक पोएटिक डिवाइस है। इमेजरी की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अ पिक्चर क्रिएटेड बाय द माइंड। तो किसी भी चीज़ की, किसी भी सोच की जब हम पिक्चर अपने माइंड में बनाएंगे तो कहलाएगी इमेजरी। ठीक है, अब इमेजरी जो है ये 5 टाइप की होती है, 5 तरह से हो सकती है। हमारी सेंसेस 5 है ना, 5 सेंसेस है हमारी, उन्हीं के साथ हम इमेजरी करते हैं। तो कौन कौन सी है। विजुअल जो है आंखों के जरिए हम देखते हैं, विजुअल कहलाती है, विजुअल इमेजरी कहलाती है। ऑडिटरी जब हम कानों से सुनते हैं तो ऑडिटरी इमेजरी कहलाती है। उसके बाद टच की आ जाती है, उसके बाद स्मेल है हमारी, उसके बाद टेस्ट है। तो ये 5 हमारी जो है सेंसेस हैं और इन 5 सेंसेस के साथ हम करते हैं इमेजरी। ठीक है, ये हो गया इमेजरी वाला पार्ट। उसके बाद एक्सरसाइज बी पे हमसे पूछा गया कि पोइट ने पोएम के अंदर कहाँ का इमेजरी का यूज किया है। तो जैसे तो पोएट सी कह रही है ना कि विंड एज अ मास्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे भी इमेजरी है। उसके बाद विंड एज अ रैकिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी इमेजरी है हमारी। जेंटल जेंटल विस्पर्स इमेजरी है। ब्राइट ब्लू स्काईज जो है ये हमारा इमेजरी है जो पोएट ने इस पोएम के अंदर इमेजरी को यूज किया है। पार्ट अब करेंगे हम ग्रामर का, और ग्रामर में सबसे पहले हमें दिया गया है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस है ये हमें फाइंड आउट करनी है एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो सेंटेंस नंबर 1 है हमारा, पेज नंबर 95 है। सेंटेंस नंबर 1 है हैंड में दैट हैमर। दैट जो है अंडरलाइन वर्ड है। अब दैट जो है ये हमारा कौन सा वाला प्रोनाउन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको याद है ना, 4 ही हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है हमारा, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। तो माई सेल्फ जो है जितनी भी सेल्फ वाली फॉर्म है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे सेल्फ वाले जितने भी आ जाएंगे ये आ जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 है हु इज देयर, आ गया क्वेश्चन मार्क आ गया। तो हु जो है WH वर्ड है और ये बना रहा है क्वेश्चन, तो जिससे WH वर्ड जो है क्वेश्चन बनाएगा तो वो सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव। ठीक है, सवालिया फिक्रा। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है हमारा, ही हिमसेल्फ विल बी आर न्यू फ्रेंड। तो अगेन हिमसेल्फ जो अंडरलाइन वर्ड है और ये सेल्फ वाला फॉर्म आ गई है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, सेंटेंस नंबर 5 है, इज दिस योर टीचर्स बुक। क्या ये आपकी टीचर की बुक है। और दिस जो अंडरलाइन वर्ड है और दिस, दैट, दिस, दीज और दोज, ये हमारे कौन से वाले प्रोनाउन थे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अगेन ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और लास्ट इसका पार्ट है विच इज योर पेन, आपका कौन सा पेन है। तो विच जो है क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड है, क्वेश्चन बना रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है,
उसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल यूज इन एडजेक्टिव्स। तो ये हम एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व नेक्स्ट पेज के ऊपर। पेज एक्सरसाइज बी है हमारी और पेज नंबर है 96। तो क्वेश्चन क्या है, चूज अप्रोप्रिएट पार्टिसिपल्स। अब दोनों पार्टिसिपल उन्होंने दिए हुए हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी और पास्ट पार्टिसिपल भी इनटू ब्रैकेट। जो अप्रोप्रिएट होगा वो हमें लगाना है इन द ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है। तो सेंटेंस नंबर ए है हमारा, द मूवी वाज रियली इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे द मूवी वाज रियली इंटरेस्टिंग जो है करेक्ट वन है, ठीक है। इसका सेंटेंस नंबर 1 का बी पार्ट है, आई थॉट इट वाज अ गुड लेक्चर बट आई वाजंट वेरी डैश इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग इन द टॉपिक। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, ठीक है। अब सेंटेंस नंबर 2 का ए पार्ट है, आवर टाउन इज सो डैश बोर्ड और बोरिंग। तो यहाँ पे आएगा आवर टाउन इज सो बोरिंग, देयर इज नथिंग टू डू हेयर। उसके बाद इसी सेंटेंस का बी पार्ट है, आर यू ऑलरेडी बोर्ड और बोरिंग विद दैट गेम। तो यहाँ पे हम लगाएंगे आर यू ऑलरेडी बोर्ड विद दैट गेम। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 है, उसका ए पार्ट है, हैव यू हर्ड हर लाफ इट्स सो एनॉयड और एनॉइंग। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इट्स सो एनॉइंग। अच्छा, आईएनजी वाला जो पार्टिसिपल है उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। और ईडी वाला जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे हम एनॉइंग लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 का बी पार्ट है, आई एम रियली डैश इनॉयड और इनॉइंग। आई एम रियली एनॉयड विद वन ऑफ माई कोवर्कर्स। तो यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 का ए पार्ट है, द सिटी वाज डैमेज्ड और डैमेजिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पास्ट पार्टिसिपल डैमेज्ड, ठीक है, द सिटी वाज डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। उसके बाद इसका इसी सेंटेंस का बी पार्ट है, the information was quite damaged or damaging to his reputation। तो यहाँ पे हम लगाएंगे the information was quite damaging to his reputation। सेंटेंस नंबर 5 है, ये पार्ट है हमारा, the treatment is really great, it makes me feel so relaxed or relaxing। तो it makes me feel so relaxed। और लास्ट पार्ट है इसका, सेंटेंस नंबर 5 का बी पार्ट है, आई डोंट लाइक द मूवी, आई थॉट इट वाज टू डिप्रेस्ड और डिप्रेसिंग। तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट वाज टू डिप्रेसिंग। हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 8 पीस। ये एक पोएम है जिसे डॉक्टर हार्टमैन ने लिखा है। तो अब हम कर रहे हैं ग्रामर का पार्ट, जिसमें अभी हमें सीखनी है फ्रेजेस, जेरंड फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो फ्रेज तो आपको पता है, रिकॉल कर लेते हैं। फ्रेज जो ग्रुप ऑफ वर्ड को कहते हैं जिनके अपने मीनिंग तो होते हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होते जब तक हम उसे कंप्लीट सेंटेंस के साथ, एक क्लॉज के साथ अटैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि जेरंड फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो इसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, ये मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिखा है कि नंबर 1 पे मैंने लिखा है इंक्रीजिंग द आवर्स। जब हम जेरंड फ्रेज की बात करेंगे ना, तो जेरंड फ्रेज हमेशा जेरंड के साथ स्टार्ट होगी। इंक्रीजिंग जो है सेंटेंस पे एज अ जेरंड यूज हुआ है, तो इंक्रीजिंग द आर जो है द आर, ये अंडरलाइन फ्रेज है, इंक्रीजिंग शुरू में आ गया तो ये हमारा हो गया जेरंड फ्रेज। इसी तरह टू डायरेक्ट द अदर प्लेयर्स। अब टू डायरेक्ट जो है स्टार्ट किससे हो रहा है, इन्फिनेटिव जो है, टू डायरेक्ट जो है इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या होता है कि जैसे तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले अगर टू लगा देंगे तो टू इन्फिनेटिव कहलाएगा। अगर हम टू नहीं लगाएंगे और खाली फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है तो वो कहलाएगा इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो स्टार्ट होगी हमेशा इन्फिनेटिव से, ठीक है। उसके बाद है नंबर 3 पे कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होगी। प्रेपोजिशन में फ्रेज के साथ जो ना हमेशा प्रेपोजिशन होती है, स्टार्ट किससे होती है, प्रेपोजिशन से। अक्रॉस द रूम, तो अक्रॉस है हमारे पास प्रेपोजिशन आ गई है और द रूम हमारे पास फ्रेज आ गया, तो ये स्टार्ट होगी एक प्रेपोजिशन के साथ जो कहलाएगी प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। ये डिफरेंस तो आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कम टू द पेज नंबर 98। यहाँ पे एक्सरसाइज सी इन्होंने दी है और क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई जेरंड फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमें ये तीनों फ्रेजेस जो है आइडेंटिफाई करनी है। तो मारिया नंबर 1 है, मारिया फेल ओवर द कैट। अब ओवर द कैट जो है किससे स्टार्ट हो रहा है, ओवर। ओवर जो है एक प्रेपोजिशन है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। ओवर प्रेपोजिशन आ जाएगा और द कैट हमारा आ जाएगा फ्रेज, ठीक है। तो ये कहलाएगी प्रेपोजिशनल फ्रेज। Sentence number 2 है, the strikers held a meeting to discuss the terms of employers। To discuss the term of employers जो है ये अंडरलाइन फ्रेज है। अब स्टार्ट किससे और ये टू डिस्कस से।
डिस्कस जो ये फर्स्ट वर्ब है, इससे पहले हमने लगाया है टू। जब हम फर्स्ट वर्ब से पहले टू लगाएंगे तो वो हो जाएगा इन्फिनेटिव फ्रेज, टू इन्फिनेटिव कहलाएगा। तो यहाँ पे ये हमारी हो जाएगी इन्फिनेटिव फ्रेज। ए ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 है, आफ्टर लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच द क्लास बिगिन स्टडिंग पंक्चुएशन। तो लर्निंग द पार्ट ऑफ स्पीच, अब लर्निंग जो है आईएनजी वाली फॉर्म में एज अ जिरंड यहाँ पे यूज हुई है, तो ये फ्रेज कहलाएगी जिरंड फ्रेज, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पे हमारे पास नंबर 4 पे आ रहा है, विल समवन बी हियर सून टू ओपन द डोर। टू ओपन से स्टार्ट हो रही है ये फ्रेज, द डोर जो है फ्रेज आ गया, टू ओपन क्या है हमारे पास इन्फिनेटिव आ गया, अगेन टू इन्फिनेटिव कहलाता है ये। तो ये हमारे पास हो जाएगा इन्फिनेटिव फ्रेज, ठीक है। सेंटेंस नंबर 5 है, तला विजिटेड टर्की व्हाइल स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ टर्किश आर्ट। तो यहाँ पे ऑफ टर्किश आर्ट जो है किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑफ से। ऑफ जो है एक प्रपोजिशन है, तो ये कहलाएगी हमारी प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। सेंटेंस नंबर 6 है, बिफोर पुटिंग टू मच एफर्ट इन द प्रोजेक्ट यू शुड गेट सम गाइडेंस फ्रॉम योर बॉस। तो पुटिंग टू मच एफर्ट, तो यहाँ किससे स्टार्ट हो रही है फ्रेज, पुटिंग के साथ, जो कि एक जिरंड है, तो इसको हम कहेंगे जिरंड फ्रेज, ठीक है। डज द कैप्टन वांट अस टू लोअर द सेल्स बिफोर वी एंटर द हार्बर। तो यहाँ से ये फ्रेज जो स्टार्ट किससे हो रही है, टू लोअर के साथ। लोअर जो है वर्ब आ गया हमारे पास, इससे पहले हमने लगाया टू, तो ये हो गया इन्फिनेटिव, तो ये कहलाएगा इन्फिनेटिव फ्रेज, ठीक है। ये एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट, और जिसमें हमने आइडेंटिफाई किए हैं तीनों तरह की फ्रेजेस। उसके बाद हमारा आ रहा है नेक्स्ट पेज पर कम्युनिकेशन, ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये हम छोड़ेंगे क्योंकि ये क्लास के अंदर होने वाला पार्ट है। उसके बाद बी एक्सरसाइज भी हम छोड़ देंगे। लास्ट पे हमारे पास आ रहा है राइटिंग स्किल्स। तो वो जो राज एक हमने रखा था कि मैंने समरी भी करवाई है आपको, मेन आइडिया भी करवाया, तो वो राज यहाँ पे अब आपको पता चल जाएगा। तो राइटिंग स्किल में क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो हमें सेंट्रल आइडिया करना था, सेंट्रल आइडिया या थीम एक ही चीज़ है, तो हमने वो हम पहले कर लिया है डिस्कस। उसके बाद बी पे है पैराफ्रेज स्टेंजास ऑफ द पोएम, ये भी पैराफ्रेजिंग हम कर चुके हैं। नंबर सी है, राइट अ समरी ऑफ द पोएम पीस। अब समरी हमें नहीं आ रही है, जो फेडरल बोर्ड से के बच्चे हैं उनको समरीज नहीं आती हैं। हाँ, सेंट्रल आइडिया या थीम ज़रूर आ रही होती है, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज में उन्होंने हमें कहा है कि समरी लिखें, तो ये समरी भी मैंने आपको करवा दी है। तो ये वो रास्ता जो मैंने डिस्क्लोज नहीं किया वीडियो के बीच में, ये क्योंकि ये एंड पे आने थे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, डी वाला पार्ट है, राइट एन अकाउंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन 170 और 200 वर्ड्स टू 200 वर्ड्स। तो ये हमने एक ऐसे लिखना है जो कि नेचुरल डिजास्टर पे होगा, ठीक है। ये किसी भी फ्लड के ऊपर लिख सकते हैं आप, या किसी भी नेचुरल डिजास्टर के ऊपर लिख सकते हैं, अर्थक्वेक के ऊपर लिख सकते हैं। तो ये आप करेंगे किसी भी ग्रामर से, अच्छी ग्रामर से याद। बाकी होगी हमारी वीडियो कंप्लीट, और ग्रामर का जितना भी पार्ट है ये सारा इंपॉर्टेंट है, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर के जितने भी एमसीक्यूज आ रहे होते हैं आपको पार्ट 1 में, ऑब्जेक्टिव पार्ट में, तो एमसीक्यूज यहीं से बन रहे होते हैं। तो ग्रामर वाला पार्ट आपने बहुत अच्छे से रेडी करना है। और दूसरी जो है पोएम भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोएम से या तो आपके आएंगे स्टेंजा वाले क्वेश्चन आंसर्स, या आपको आएगी पैराफ्रेजिंग। तो दोनों चीज़ें हमें बहुत अच्छी वाली रेडी करनी है। उम्मीद है ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इसको दोबारा से देखिएगा ताकि आपके कोई जो चीज़ें समझ नहीं है दोबारा से समझ आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर। और आपको करना क्या है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और उसके बाद आपको कमेंट ज़रूर करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।